हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है अप्लाइड फिजिक्स के ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि मोमेंटम क्या होता है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लीनियर मोमेंटम क्या होता है। साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और उसका डेरिवेशन भी देखेंगे। हम लोग ऑलरेडी फोर्स और उसके इफेक्ट्स के बारे में पढ़ाई कर चुके थे। तो देखिए, लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या होता है। लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। चाहे वो कोई बॉडी एक्स एक्सिस में जाए या वाई एक्सिस में जाए या जेड एक्सिस में जाए। इसका मतलब है कि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है और अपने मोशन को कंटेन किया हुआ है तो उसी को हम लोग लीनियर मोमेंटम कहते हैं। और मैथमेटिकली ये पाया गया है कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट इसके डिफिनेशन पार्ट्स को देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि द क्वांटिटी ऑफ मोशन, ध्यान से सुनेंगे, द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी इज नोन एज लीनियर मोमेंटम। इसका मतलब है कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन में है और कोई बॉडी इस पर ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, मान लेते हैं कि कोई बॉडी इस पर ट्रेवल कर रहा है इस स्ट्रेट लाइन पर, तो इस बॉडी के पास अपना मास होगा। ये बॉडी आगे की ओर जा रहा है v वेलोसिटी से। तो कह रहा है कि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और अपने मोशन को बरकरार रखे हुआ है, मोशन को कंटेन किया हुआ है, तो उसी को हम लोग लीनियर मोमेंटम कहेंगे। ठीक है, आगे कह रहा है लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। और मैथमेटिकली ये पाया गया है कि लीनियर मोमेंटम होता क्या है, तो लीनियर मोमेंटम मास गुना वेलोसिटी होता है। इसका मतलब जितना ज्यादा मास होगा लीनियर मोमेंटम उतना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा वेलोसिटी किसी बॉडी में होगा उसमें लीनियर मोमेंटम भी उतना ही ज्यादा होगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई दो बॉडी है, दोनों का मास अलग अलग है पर दोनों का वेलोसिटी सेम है और दोनों को हम छोड़ दिए, तो आप नोटिस करेंगे जिसका मास ज्यादा होगा उसको ज्यादा फोर्स से रोकना पड़ेगा, उसके पास मोशन ज्यादा कंटेंट था। या कह सकते हैं कि दो बॉडी है, दोनों का मास सेम है पर दोनों का वेलोसिटी क्या है, अलग अलग, तो जिसके पास वेलोसिटी ज्यादा होगा उसको फिर ज्यादा फोर्स से हमको रोकना पड़ेगा। इसका मतलब है उसके पास मोशन ज्यादा कंटेन किया हुआ है। तो लीनियर मोमेंटम मास और वेलोसिटी दोनों पर डिपेंड करता है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं लीनियर मोमेंटम मास गुना वेलोसिटी। और लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए एरो बना दिए हैं पी, और लीनियर मोमेंटम को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं तो पी और ऊपर में एरो बना दिए। मास मेरा एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी उसके ऊपर तीर बना दिया क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां से हमको मोमेंटम मिली है। तो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ द वेलोसिटी। मतलब मोमेंटम का डायरेक्शन किधर होता है, तो मोमेंटम का डायरेक्शन वेलोसिटी के ही डायरेक्शन में होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालते हैं किसी भी मोमेंटम का, लीनियर मोमेंटम का, तो मैग्नीट्यूड कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को अगर हम मॉड में लिख दें, नहीं तो सिंपल उससे एरो हटा देते हैं तो वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता। और मैथमेटिकली न्यूमेरिकल्स बनाने में हमको इसी फॉर्मूला का यूज करना है, जहां पर m मास ऑफ द बॉडी और v जो है वेलोसिटी हो गया। अब ऐसा यूनिट के बारे में बात करें क्योंकि यहां से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए इसको बड़ा ध्यान से समझेंगे। ऐसा यूनिट का बात करें तो क्या हो जाएगा, मास का यूनिट केजी और वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, इसलिए मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन का बात करें तो यहीं से देख के मास के लिए m, मीटर के लिए l, और टाइम है नीचे ऊपर जाएगा तो हो जाएगा t-1। तो यहां से आप डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो आई थिंक लीनियर मोमेंटम आपको समझ में आ गया। अब इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल छोटा सा देख लेते हैं। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन है कि इफ ए बॉडी ऑफ मास 2 kg is moving with a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड, find the लीनियर मोमेंटम। देखिए, अगर सिर्फ मोमेंटम भी लिखा है तो इसका मतलब समझ जाना है कि आपसे लीनियर मोमेंटम ही पूछ रहा है। जब सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ाई करेंगे तो वहां पर एंगुलर मोमेंटम आएगा, पर अभी आपको सिर्फ लीनियर मोमेंटम के बारे में बात करना है। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, p इज इक्वल टू मास गुना वेलोसिटी। ठीक है, आपसे मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, कोई वेलोसिटी का डायरेक्शन नहीं दिया, इसलिए हम लोग मोमेंटम का भी डायरेक्शन के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। मास कितना दे दिया हुआ है 2 kg, वेलोसिटी कितना दे दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से आपको वैल्यू आ जा रहा है 20 kg मीटर पर सेकेंड, और यहां से आप लीनियर मोमेंटम निकाल लिए।
तो आसानी से आप इस तरह के न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं, फटाफट इसको नोट कीजिए। और अब हम लोग पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। काफी इंपॉर्टेंट है इसके डिफिनीशन और इसके प्रूफ को, जिसको हम लोग डेरिवेशन कहते हैं। तो आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बताएंगे और साथ ही साथ इसका डेरिवेशन बताएंगे, जिसको दो तरीका से आप बता रहे हैं। एक तो न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से और दूसरा न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। आप किसी भी डेरिवेशन को कर सकते हैं, चाहे सेकेंड लॉ से या थर्ड लॉ से। तो सबसे पहला हमको क्लियर होना चाहिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम किसको कहता है। तो कहता है कि अगर किसी सिस्टम को आप कंसीडर कर ले, अब ये इंपॉर्टेंट होता है कि सर हम सिस्टम किसको कहेंगे। तो कहता है कि दो या दो से अधिक बॉडी के कंबिनेशन को हम लोग सिस्टम कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप बंदूक ले लेते हैं और गोली ले लेते हैं, बुलेट ले लेते हैं, तो गन और बुलेट का जो कंबिनेशन हो गया वो एक सिस्टम हो गया। अगर आप रेलगाड़ी को ले लेते हैं तो इंजन हो गया, बहुत सारा बॉगी का कंबिनेशन हो गया, वो सारा मिलके क्या हो गया, एक सिस्टम बन गया। अगर आप मान लीजिए कोई बॉल ले लेते हैं, किसी टेबल पर 4-5 बॉल ले लेते हैं, तो वो सारा बॉल को अगर मोशन में डाल देते हैं तो वो भी क्या हो गया, एक सिस्टम हो गया। तो सिस्टम क्लियर हो गया। अब सिस्टम कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है कि बॉडी पर, उस सिस्टम पर जो भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उसका वैल्यू अगर 0 हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। जैसे अगर रेलगाड़ी चल रही है तो उसके साथ बॉगी को खींचते हुए आगे बढ़ रहा है, तो वहां पर हम कहेंगे कि फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, हवा का दबाव नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल जो भी फोर्स है उसका सारा मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो हम कहेंगे वो रेलगाड़ी और जो बॉगी का कॉम्बिनेशन है वो एक आइसोलेटेड सिस्टम बना रहा है। बात इतना समझ में आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक आइसोलेटेड सिस्टम ले लेंगे। तो आप अब समझ में आ गया कि आइसोलेटेड किसको कह रहे हैं, उस पर लगने वाला कोई भी एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। ठीक है, अब गन और बुलेट दोनों मिलकर एक सिस्टम बना दिया। तो मान लेते हैं कि रेलगाड़ी का जो इंजन है और बॉगी है वो सारे को मिलके उसका जो भी मोमेंटम होगा वो बराबर होगा इंजन के, बॉगी के मोमेंटम के बराबर। इसका मतलब पूरे उस रेलगाड़ी का जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसका मतलब है कि अगर हम बॉगी और अगर हम इंजन और बॉगी को एक सिस्टम के अंदर कंसीडर कर लें और उसका मोमेंटम मान लेते हैं 100 होगा, तो हम अगर इंडिविजुअल को पढ़ाई करें, मतलब हम इंजन को ले ले, बॉगीज को ले ले, तो उसका भी अगर मोमेंटम हम जोड़ेंगे और उसका भी वैल्यू अगर 100 आ जाएगा तो हम कहेंगे कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को फॉलो करता है। तो क्या डिफिनेशन पार्ट्स कह रहा है, कह रहा है कि द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम रिमेन कांस्टेंट इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0। देखिए क्या कह रहा है कि मान लीजिए आपके पास एक रेलवे ट्रैक है, यहां पर आपके पास एक इंजन है, ठीक है, ये आपके पास इंजन है और इसके साथ बहुत सारा बॉगी कनेक्टेड है। ठीक है, इसके साथ बहुत सारा बॉगी कनेक्टेड है और ये क्या कर रहा है, मोशन में है। ठीक है, ये मोशन में। तो हम इस पूरे सिस्टम का मास को मान लेते हैं m और इसका पूरा वेलोसिटी को मान लेते हैं v, मतलब ये सिस्टम का। तो मास गुना वेलोसिटी करेंगे तो इसका अपना कुछ मोमेंटम निकल जाएगा p। अब हम क्या करेंगे, इस इंडिविजुअल का मास को हम मान लिए m1 और ये भी किसी ना किसी वेलोसिटी में जा रहा होगा v, इसका भी मास को मान लिए हम m2, इसका भी वेलोसिटी को मान लिए v, इसके भी मास को हम मान लिए m3, इसके भी वेलोसिटी को मान लिए हैं v2 या v मान लिए हैं। तो अगर हम इंडिविजुअल का मोमेंटम को जोड़ देंगे तो ये पूरे सिस्टम के मोमेंटम के बराबर होगा। कब, जब इस पर लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स, इसका मतलब फ्रिक्शन नहीं लग रहा होगा, हवा का दबाव नहीं लग रहा होगा, इसका जो वेट होगा उसको नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस किया होगा, मतलब सारा एक्सटर्नल फोर्स को अगर हम 0 मान ले तो पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम होगा वो इंडिविजुअल बॉडी के मोमेंटम के सम के बराबर होगा। ऐसे लॉ को हम लोग क्या कहेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो क्या कह रहा है डिफिनेशन, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0। क्लियर एकदम हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से इसको प्रूव करते हैं। देखिए न्यूटन का 3 लॉ है। पहला लॉ जो है इनर्शिया के बारे में बताता है। पहला लॉ कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो कंटिन्यूअस रेस्ट में रहना चाहता है और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो कंटिन्यूअस मोशन में रहना चाहता है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके कंडीशन को चेंज नहीं करे।
न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। इसका मतलब है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट का मतलब टाइम से भागा दे रहे हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो क्या कह रहा है कि इफ F इज इक्वल टू 0, इसका मतलब अगर हम कोई आइसोलेटेड सिस्टम मान ले तो एक्सटर्नल फोर्स कितना होता है 0, देन dp बटे dt ये तो 0 हो गया, तो 0 लिख दिए। अब देखिए यहां पर dp का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम, किसके रिस्पेक्ट में, चेंज इन टाइम। तो हम लोग क्या किए, इसको इधर भेज दिए, और हम लोग पढ़े हैं मैथ में इंटीग्रेशन, ठीक है। अगर कोई बच्चा नहीं भी पढ़े होंगे तो बस दिमाग ज्यादा मत लगाइए, हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन का साइन इस तरह से होता है, ये इंटीग्रेशन सम को बताता है, इनिशियल से फाइनल तक में जितना मोमेंटम का चेंजिंग हुआ उसके सम को बताए। तो हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन में एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है कि अगर d डेरिवेटिव होता है dx, मतलब कोई फंक्शन x है उसका डेरिवेटिव d है और उसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो उसका फॉर्मूला हो जाता है x। उसी तरह यहां पर dp का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको p मिल जाएगा, और यहां पर जो टर्म है ये कांस्टेंट, जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म आ जाता है। तो यहां से हमको पता चल गया कि लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, कहां से, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन के सेकेंड लॉ से। इसी को और ज्यादा डिटेल में हम लोग प्रूफ करते हैं, तो क्या करेंगे, कंसीडर ए सिस्टम हैविंग n पार्टिकल, मान लेते हैं कोई सिस्टम है उसमें n पार्टिकल्स है, यहां एग्जांपल आप ट्रेन का ही ले लीजिए। तो कंसीडर ए सिस्टम हैविंग n पार्टिकल और लेट p1 p2 p3 pn be the linear momentum of various particle of the system respectively। और इस पूरे सिस्टम का, इसका मोमेंटम p1 है, इसका मोमेंटम p2 है, इसका मोमेंटम p3 है, और भी रहता तो उसका मोमेंटम pn होता। क्लियर है। अब क्या करा है, देयरफॉर टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय, तो इसका पूरा टोटल मोमेंटम कितना होगा, तो टोटल मोमेंटम को हम p मान लिए। ये कैसे निकलेगा, तो इंडिविजुअल मोमेंटम को जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इफ एक्सटर्नल फोर्स, देखिए एक्सटर्नल फोर्स, इफ एफ ई एक्स टी बी द फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, मान लेते हैं कि इस पर कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है, तो न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। क्लियर हो गया। अब P के जगह ये पूरा चीज उतार दिए हैं। अब क्या कर रहे हैं, अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा, क्योंकि हम कैसे सिस्टम के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, आइसोलेटेड सिस्टम, इसका मतलब ऐसा सिस्टम जिस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना लगे, 0 लगे। तो ये इफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, तो ये पूरा टर्म, ये देखिए इसको यहीं रहने दिए, ये इसको 0 कर दिए, ठीक है। और हम जानते हैं कि डिफरेंशिएशन का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये देखिए ये सेम चीज यहां पर आ गया, डीपी, इसको यहीं पर रहने देंगे इतना दूर को, और इसको इधर भेज देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये वाला टर्म हट जाता है, जो यहां पर टर्म रहता है ये देखिए जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हट जाता है और सिर्फ ये फंक्शन रह जाता है, तो यहां भी ये फंक्शन रह गया। और इधर जो है 0 का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो कांस्टेंट टर्म आ रहा है, तो यहां से कांस्टेंट आ गया, तो यहां से प्रूव हो गया विच इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्लियर हो गया। इसका मतलब बॉडी पर, सिस्टम पर जितना भी इंडिविजुअल बॉडी का लीनियर मोमेंटम है, अगर उसको हम जोड़ दे तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। इसका मतलब अगर इस ट्रेन का लीनियर मोमेंटम 100 है तो इस बॉगी का, इस इंजन का सारा का मोमेंटम जोड़ेंगे तब भी कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। कब, जब इस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स का मान 0 हो जाए। इसी लॉ को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहते हैं। अब इसी को हम लोग थर्ड लॉ से भी प्रूफ करने का कोशिश करते हैं, तब तक आप फटाफट इसको नोट डाउन कर लेंगे। देखिए जब भी एग्जाम में आएगा कि डिफाइन लीनियर मोमेंटम या डिफाइन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो आप इतना डिफिनीशन जरूर लिख देंगे, और उसके बाद प्रूफ जो है या तो आप सेकंड लॉ से कर दीजिए, नहीं तो न्यूटन के थर्ड लॉ से कर दीजिए, कोई एक ही कीजिएगा। ओके, चलिए अब हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को न्यूटन के थर्ड लॉ से भी प्रूव करके देखते हैं। तो देखिए जब भी आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का प्रूफ आएगा तो आप नोटिस कर लेंगे कि आपको सेकंड लॉ से करना है कि थर्ड लॉ से करना है। आप स्टेटमेंट सेकंड लॉ का भी डाल सकते हैं और थर्ड लॉ का, मतलब स्टेटमेंट ऊपर वाला जो है वो सेकंड लॉ का है और ये थर्ड लॉ का है। तो क्या कर रहा है, सेकंड लॉ का कहा था कि द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम रिमेन कॉन्स्टेंट इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0। इसका मतलब है कि अगर किसी सिस्टम के अंदर जो भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उसका वैल्यू अगर 0 है तो उसका टोटल जो मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट होगा।
न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम बिफोर कोलिजन, कोलिजन का मतलब टकराना, बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम आफ्टर कोलिजन। देखिए ध्यान से समझेंगे, न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का डिफिनेशन कह रहा है कि अगर कोई बॉडी टकराने से पहले उसके पास जितना लीनियर मोमेंटम था, टकराने के बाद भी उतना ही लीनियर मोमेंटम होगा। इसका मतलब है कि मोमेंटम क्या हो रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। तो आप दोनों डिफिनीशन आराम से वहां एग्जाम में लिख सकते हैं, प्रूफ किसी एक से कर देंगे। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, डेरिवेशन फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन को डिराइव कर रहे हैं। क्लियर है? तो उसके लिए क्या करेंगे, दो बॉडी को ले लेंगे। अगर दो बॉडी को कंसीडर कर लिए, एक ए है बी है, उसका मास m1 है और इसका मास m2 है, ये u1 वेलोसिटी से जा रहा है और ये u2 वेलोसिटी से जा रहा है, और हम मान लिए हैं कि u1 इज ग्रेटर देन u2। ठीक है, इसका मतलब u1 जो है वो ज्यादा बड़ा है। इसका मतलब है कि एक ट्रेन एक ट्रैक पर जा रही है और जस्ट उसके पीछे एक दूसरा ट्रेन जो है उसी ट्रैक पर जा रही है। तो क्लियर हो गया कि जो पहला ट्रेन है मान लेते हैं वो लोकल ट्रेन है और जो पीछे से ट्रेन आ रही है वो एक्सप्रेस ट्रेन है। तो यहां पर m2 u2 से जा रहा और ये m1 u1 है, तो बिफोर कोलिजन, इसका मतलब टकराने से पहले। तो इसका अपना मोमेंटम होगा, कितना होगा, m2 v2, इसका अपना मोमेंटम होगा m1 v1। तो टोटल मोमेंटम कितना हो गया बिफोर कोलिजन, तो हम कह सकते हैं टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन m1 u1 प्लस m2 u2। क्लियर हो गया? क्या कह रहा है, कह रहा है कि लेट अस कंसीडर टू बॉडीज, हम लोग दो बॉडीज मान लेते हैं, उसका मासेस m1 एंड m2 मेकिंग एन आइसोलेटेड सिस्टम, और ये दोनों मिलके क्या कर रहा है, एक आइसोलेटेड सिस्टम बना रहा है। इसका मतलब इस पर जो भी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर ले रहे हैं या उसको जीरो मान ले रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हम कंसीडर कर लिए कि इसका वेलोसिटी v1 है, इसका वेलोसिटी u2 है, u1 और u2, कब, बिफोर कोलिजन। तो वहां से हम लोग क्या किए, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन निकाल लिए, m1 u1 और प्लस m2, क्योंकि ये दोनों मिलके क्या कर रहा था, एक आइसोलेटेड सिस्टम बना रहा था। अब क्या हुआ, थोड़ा देर के बाद ये जो u1 है इससे टकरा गया था ड्यूरिंग कोलिजन। अब जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो लोकल ट्रेन से आके टकरा गई, और जो टकराहट होगा वो बहुत कम समय के लिए होगा। तो अगर बहुत बड़ा फोर्स किसी बॉडी में बहुत कम समय के लिए लगे तो उसको हम लोग एक नए नाम से जानेंगे, दैट इज कॉल्ड इंपल्स। याद रखना है, हम आगे पढ़ाएंगे इंपल्स किसको कह रहे हैं, कि अगर लार्ज कोई फोर्स किसी बॉडी पर बहुत ही कम समय के लिए लगे तो ऐसे फोर्स के अरेंजमेंट को हम लोग, या ऐसे फोर्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, वहां पर इंपल्स कर रहे हैं। तो इंपल्स बराबर क्या हो जाता है, फोर्स इनटू टाइम। क्लियर एकदम हो रहा है यहां तक? तो इंपल्स बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स गुना टाइम। ठीक है, आगे ये लेक्चर में ये सब पढ़ाएंगे आपको। तो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन निकालिए। अब ड्यूरिंग कोलिजन, कोलिजन हो रहा है तो बहुत कम समय के लिए होगा। जैसे कोलिजन होगा तो ये जो ए बॉडी है, ये ए बॉडी है, ये फोर्स लगाएगा ए बॉडी किस पर, बी पर, और ये जो बी बॉडी है ये भी फोर्स लगाएगा, फोर्स लगाएगा बी जो है वो किस पर लगाएगा, ए पर लगाएगा। तो ए बॉडी जो है वो बी पर लगा रहा है और बी बॉडी जो है वो ए पर लगा रहा है। तो उसके कोलिजन के कारण उसके वेलोसिटी में चेंजिंग, मास अभी भी सेम है। इसका मतलब पीछे से जो ट्रेन आया वो कस के उसको मारा तो उसका वेलोसिटी और स्पीड से आगे बढ़ गया। इसका मतलब है इसका वेलोसिटी v1 हो गया और इसका वेलोसिटी v2 हो गया। तो हम कह सकते हैं टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन, मतलब कोलिजन होने के बाद इसका मोमेंटम कितना हो गया, m1 v1 प्लस m2 v2 हो गया। तो अब हम लोग क्या पता कर लेते हैं, देयरफॉर चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी ए आफ्टर कोलिजन। इसका मतलब बॉडी ए का मोमेंटम में कितना चेंजिंग हो रहा है आफ्टर कोलिजन। तो फाइनल, तो m1 v1 माइनस इनिशियल m1 u1, ये देखिए m1 v1 माइनस m1 u1। उसी तरह चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी बी आफ्टर कोलिजन, फिर फाइनल, तो m2 v2 माइनस m2 u2, कोई दिक्कत नहीं। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, जब कोलिजन हुआ तो ये बॉडी इस पर फोर्स लगाया तो ये भी बॉडी इधर लगाया, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब अगर 100 न्यूटन से एक्सप्रेस ट्रेन लोकल को मारा तो लोकल भी क्या होगा, 100 न्यूटन से ही फोर्स लगाएगा, पर दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं फोर्स अगर ए बी पर लगा रहा है तो फोर्स बी ए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन क्या है, अलग है, इसलिए यहां पर माइनस लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। एक फोर्स इधर दिख रहा है इसलिए प्लस लिए, एक फोर्स इधर दिख रहा है इसलिए माइनस ले दिए।
अब हम दोनों तरफ क्या किए, टाइम से मल्टीप्लाई कर दिए, इधर भी टाइम से मल्टीप्लाई किए, इधर भी टाइम से मल्टीप्लाई किए। और हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि फोर्स इज इक्वल टू dp बाई dt। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। और यहां फोर्स को हम जब टाइम के साथ गुना कर देंगे तो ये क्या मिल जाएगा, चेंज इन मोमेंटम मिल जाएगा। ये देखिए फोर्स इंटू dt, और फोर्स इंटू dt को ही हम लोग क्या कर रहे हैं, इम्पल्स कह रहे हैं। क्लियर है, इंपल्स कर रहे हैं। तो हम लोग दोनों तरफ टाइम से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये फोर्स इंटू dt क्या बता रहा है, चेंज इन मोमेंटम बता रहा है। तो चेंज इन मोमेंटम किसका, बॉडी ए का। तो m1v1 माइनस m1v1 माइनस m1u1, और चेंज इन मोमेंटम बी का m2v2 माइनस m2u2, माइनस का साइन ऑलरेडी दे दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों बॉडी का मोमेंटम एक तरफ ले आएंगे। तो ये देखिए m1v1, इसको यहीं रहने दिए, और ये वाला टर्म ये देखिए ये माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस m2v2। उसी तरह ये माइनस वाला टर्म उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा m1u1, और ये देखिए ये माइनस है, इससे माइनस मिलके ये क्या हो गया, प्लस हो गया m2u2। और यहां से आप नोटिस कर रहे हैं, आपको प्रूफ दिख गया कि न्यूटन के या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहता है कि द टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। और यही आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन भी कहता है। तो आई होप आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन अच्छे से समझ में आ चुका होगा, लीनियर मोमेंटम अच्छे से समझ में आ गया, और साथ ही साथ डेरिवेशन जो दोनों मेथड से बताएं वो समझ में आए। बस करना क्या है, 2-3 बार इसको प्रैक्टिस करना है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर एक ही बार में आप करेंगे तो फिर आप भूल जाएंगे। इसलिए रिक्वेस्ट है कि 2-3 बार कॉपी में इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट, इसका आने का चांसेस भी काफी ज्यादा है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके एप्लीकेशन को पढ़ेंगे। तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू।